नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 17 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 969066066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया पे जो फ्री चैनल्स हैं वो हैं इंस्टाग्राम पर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, टेलीग्राम पर ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज और ओनली यूपीएससी आप लोग लिखेंगे तो डेडिकेटेड यूपीएससी चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये सारे ही फ्री चैनल हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं ये वाले। देखिए, पहला टॉपिक तो है इब्सा से संबंधित है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का टूरिज्म मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग हुई है और इंडिया ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड एट सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और असम ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 लेके आए हैं। ये क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। चौथा जो है हमारा कि द तालिबान, ये वाली जो टॉपिक है आज की, इंटरनेशनल रिलेशन में और किस तरीके से तालिबान ने जो किया है, अभी कर रहा है अफगानिस्तान में, तो उनकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ समझाऊंगा मैं। ये आपने सुन लिया तो फिर कभी भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें बहुत बेहतरीन आंसर लिख के आओगे, या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी आप आराम से कर लोगे। उनकी विचारधारा क्या है, मिलिटेंट ग्रुप क्या, किसने बनाया, सारी चीज़ें। ठीक, अगला हमारा जो टॉपिक है एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है कि प्लास्टिक का जो अपशिष्ट होता है उसको कैसे प्रबंधन किया जाए। अमेंडमेंट रूल है 2021, 2016 में से आया था पहले, उसको अमेंड किया जा रहा है। क्या नए प्रावधान आए हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक, तो चलिए चलते हैं यूपीएससी के जीएस पेपर मेंस का जो जीएस पेपर 2 है। देखिए, मेंस और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है लगभग सेम है, तो ये समझिएगा कि ये मत समझिएगा कि मेंस का पढ़ रहे हैं तो हम प्रीलिम्स का नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग फॉर बोथ ऑफ देम। ओवरलैपिंग सिलेबस है, दोनों को पढ़ना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ मेंस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स आपका आराम से होता रहेगा। बस प्रीलिम्स और मेंस में जो चीज़ें एक तरीका होता है किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको इसमें बताता चलता हूँ। ठीक, तो देखिए अभी क्या हुआ है, सिंपल सा है। इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया इब्सा की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग। ठीक, इब्सा क्या है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ये अगर आप देखोगे तो आपका जो है ब्राज़ील इधर पड़ा, ये आपका विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर आपका, इसके आपका दक्षिणी गोलार्ध में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में आपका हो गया ब्राज़ील हो गया, आपका जो है ये आपका इधर आ गया साउथ अफ्रीका, और इधर जो है आपका इंडिया। तो इसको साउथ जो है, क्योंकि साउथ एशिया में ही आता है इंडिया, तो साउथ कोऑपरेशन सहयोग भी कहते हैं इस वाले ग्रुप को। ये त्रिपक्षीय है, यानी कि ट्राइलेटरल है। इंडिया, ब्राज़ील, श्रीलंका, आपका साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। और टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक, अब यहाँ पे टूरिज्म के जरिए टूरिज्म में कोऑपरेशन करके कोविड से निपटना चाहते हैं ये लोग, जो उसकी वजह से सेटबैक हुआ है इकोनॉमी को, लोगों को, पैसों को। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये आप लोग जब एस्से भी लिखते हो ना, तो उसके लिए एक मैं यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ कि एक पैरा लिखो, 2-3 लाइन से ज़्यादा मत लिखो, और एक पैरा में एक आइडिया लिखो। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर क्या है कि इब्सा टूरिज्म मिनिस्टर, ये वाला पैरा है। ठीक, इसको ये भी समझते चलते हैं। इंटीग्रेटेड पढ़ाने का मेरा जो है तरीका है, इससे आप लोग का ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ऐसे करते रहो और जब आएगा ऐसे तो अलग से पढ़ेंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, उसको जोड़ के पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जैसे पैराग्राफ यहाँ पे ये है कि टूरिज्म मिनिस्टर की हुई मीटिंग, तो उसमें क्या बात हुई कि टूरिज्म से कॉपरेशन करना है मेंबर स्टेट्स को। ठीक, इब्सा को, और जो है रिव्यू भी करना है, समीक्षा भी करनी है कि इंट्रा मतलब अपने जो 3 ये कंट्री हैं इनके बीच में टूरिज्म कॉपरेशन कैसा चल रहा है। तो इसका सेंट्रल आइडिया था टूरिज्म कॉपरेशन। इसके बाद
अगला जो है कि हमारा जो मिनिस्टर है, हमारे जो मिनिस्टर हैं टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये कहा कि भारत जो है दुनिया में बहुत ही तेज़ी से एक सेकंड लार्जेस्ट जो है वैक्सीनेशन पावर बन के उभरा है। तो ये इस वाले पैरा का सेंट्रल आइडिया है, ठीक। तो ऐसे भी ऐसे लिखना चाहिए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम बताया इन्होंने टूरिज्म मिनिस्टर जी ने कि बहुत तेज़ी से चल रहा है। वैक्सीनेशन जरूरी है, क्यों? वैक्सीनेशन होगा तो कोविड का खतरा कम होगा, तो ही टूरिज्म बढ़ेगा, इसलिए ये बात यहाँ पे रखी गई है। 500 मिलियन डोजेस करी है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो गया। फर्स्ट कौन है बताइए कमेंट करके। अगला जो है देखिए, इस वाले में क्या है, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने की बात कही गई है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या है, इंटरनेशनल विजिटर्स भी बढ़ेंगे। मतलब हमारे यहाँ भारत में हम अपने यहाँ जो टूरिज्म बढ़ाएं, ठीक, वैसे ब्राज़ील भी अपने यहाँ टूरिज्म बढ़ाए, ठीक, वैसे ही साउथ अफ्रीका भी बढ़ाए, तो इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस आता है। फिर इसके बाद इप्सा टूरिज्म मिनिस्टर ने मीटिंग जो है, उन्होंने बोला कि टूरिज्म के जरिए हम कोविड-19 की वजह से जो हमारा जो सेटबैक हुआ है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, और इसी टूरिज्म के जरिए ही हम इप्सा जो है हमारी उसकी जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से जो है हासिल कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक। तो टूरिज्म को एक जो है एक उसका जो है वो माना जा रहा है, टूल माना जा रहा है, एक जो है माध्यम माना जा रहा है सहयोग को बढ़ाने का और अपनी अपनी क्षमताओं को जो है बेहतरीन तरीके से प्राप्त करने का। जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिया गया जो कि प्रमोशन की बात करता है, ट्रैवल और टूरिज्म की, और साथ ही साथ टूरिज्म मिनिस्टर्स ने बताया कि किस तरीके से टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को हमें लागू करना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोग पहले बताया, ट्रायलेटरल होता है इप्सा, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है। इसका एम यही है कि भैया हमें मजबूत करने हैं अपने रिलेशन, आर्थिक विकास करना है और इस सहयोग करना है, किसके आर्थिक विकास और प्रमोशन करना, सहयोग करना है हमें टूरिज्म को। टूरिज्म रिलेशन के थ्रू हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे की हिस्ट्री को जान सकते हैं, कल्चर संस्कृति को जान सकते हैं और वे लाइफ को जानकर अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये है इप्सा, ठीक। तो इप्सा आप अगर वैसे देखो तो ब्राज़ील जो ब्रिक्स है कंट्रीज़ हैं उसका एक सब ग्रुप भी है इप्सा। तो मतलब अगर हम लोग अलग से भी बात करते हैं तो ब्रिक्स में जाके रशिया और चाइना जैसे दो अलग हैं कंट्री, और रशिया और चाइना की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो हम लोग तीनों लोग अगर लॉबिंग करें तो हम यहाँ ब्रिक्स में भी अपनी जो है बात ज़्यादा अच्छी तरीके से रख सकते हैं। समझ लो, यही होती है डिप्लोमेसी आपका जो है, किस तरीके से जो है हमें एक दूसरे से अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए। अगला टॉपिक जो है हमारा, ये टॉपिक आपको नाम से नहीं समझ में आ रहा होगा इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है, तो ये लैंड करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है सियाचिन ग्लेशियर पे। ये किसका जो है इनिशिएटिव है? सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ये जो है इनिशिएटिव है, और इन्होंने ये जो है फ्लैग ऑफ किया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को, ठीक। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि ये जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ ऑपरेशन टाइप चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो है डिफेंस से संबंधित हो सकता है। नहीं, ये प्रीलिम्स का हो गया। अब जहाँ देखो, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, प्रीलिम्स फोकस करता है वॉट पे, और जो कॉन्सेप्चुअल उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं वाई पे। मेंस फोकस करता है वाई पे, और मेंस में आपको खुद से कॉन्सेप्ट पूरे और फिंगर टिप्स पे आपके पॉइंट्स होने चाहिए, जहाँ पे आपको खुद से लिखना होता है। प्रीलिम्स में आपको क्या है कि आपके सामने पॉइंट्स होते हैं, आपकी जो नॉलेज है उससे मैच करते हुए हमें ये बताना होता है कि जो लिखा, जो स्टेटमेंट या फिर जो फैक्ट दिए गए हैं वो सही है या गलत है। सिंपल यही तो है ना, तो काहे घबराते हो? जब वॉट की बारी है तो बात आती है तो इस तरीके के मैं जो बताता जा रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक। वाई की जहाँ तक बात आती है, जहाँ पे एनालिसिस, जहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट की बात आती है वो भी करते जाओ। आप वाई करोगे तो आपका मेंस भी तैयार हो रहा है, आपके जो फैक्ट्स भी आप जो पढ़ रहे हो, जो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, वो फैक्ट्स आप जो है यहाँ फिंगर टिप्स पे रखोगे तो आप वहाँ पे लिख भी पाओगे। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, पढ़ने का तरीका आना चाहिए, और ये अगर आपने सीखा, और कई लोग सीख रहे हैं और काफ़ी जो है अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि थकना नहीं है, हारना नहीं है, जो है आखिरी सांस तक, जब तक जो है एग्जामिनेशन का आखिरी सेकंड है तब तक लगातार पूरा अपना 100% देना, ठीक। तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का है, और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है आपका क्या है कि सोशल इम्पैक्ट वेंचर है। ये सामाजिक प्रभाव डालना चाहता है। जो लोग हमारे दिव्यांग जन हैं उनको ये दिखलाना है समाज को कि भैया वो लोग के अंदर ऐसा नहीं है, हम वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों से कहीं से वो कमज़ोर नहीं हैं, और उन्हीं के लिए जो है ये एक तरीके का पुनर्वास वाली बात है, आपका रिहेबिलिटेटिंग है, शंक करते हैं, और एडाप्टिव
एडवेंचर स्पोर्ट्स उनको कराए जाते हैं, वो वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं है और वाकई में हमसे कम नहीं है वो लोग, ठीक है। ये चीज़ें तो इसका उद्देश्य यही है कि कॉमन जो परसेप्शन बना हुआ है कि भैया पिटी से लोग देखते हैं अरे कितना कमज़ोर है, दया भावना, चैरिटी, इनएबिलिटी, मतलब किसी काम के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। वो इस चीज़ को गलत, धारणा को गलत करना है और साथ ही साथ गरिमा को, फ्रीडम को और क्षमता को बढ़ाना है, दिखाना है। तो ये चीज़ है यहाँ पे मेन चीज़, जिसका आपका ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम से संबंधित है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है, ठीक। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं सस्टेनेबल लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिलना चाहिए दिव्यांगजनों को, और साथ ही साथ हमें एम्प्लॉयमेंट देना है उनको आपका पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के परिदृश्य में, ठीक, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और स्टेबिलिटी के उसमें। अब ये जो है लॉन्च पहली बार किया गया था वो 2019 में, एक टीम है क्लॉ नाम से, ठीक, कॉन्कर लैंड एयर वाटर, तो ठीक है, तो मतलब काफ़ी एडवेंचर टाइप से है। और ये सियाचिन पे अभी जाके जिन लोगों को जो है यहाँ पे कर रहे हैं एडवेंचर वाली चीज़ें, सियाचिन देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है एनजे नाम से, उसका जो है कमेंट करके नाम बताइए पूरा। और सब्सिक्वेंटली यहाँ पे पहले क्या होगा कि 3 स्टेजेस होंगी। तो पहला होता है कि एक्लिमेटाइज, जो लोग जा रहे हैं दिव्यांगजन, उनको वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, उसके अनुकूल बनाएं, उनको वहाँ का प्रशिक्षण दें और मेडिकल स्क्रीनिंग करें, और तभी उनको इंडेक्ट किया जाएगा कि सियाचिन बेस कैंप पे ले आके जो फाइनल एक्सपेडिशन है आपका उससे ये लोग गुजरें, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। टीम क्लॉ जो है आपका ये शुरुआत की थी मेजर विवेक जैकब ने, जो कि एक पैरा स्पेशल ऑफिसर हैं। इनके अलावा टीम क्लॉ जो लैंड एयर वाटर है जो है, इसमें कई सारे भारतीय जो है स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं, और ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, मतलब बहुत ही वीर और बहुत ही ज़्यादा करज वाले बंदे हैं, ठीक। आपके ये लोग जो है आर्मी से हैं, पैरा कमांडो से हैं, ठीक है। आपका नेवल मरीन कमांडो भी है, जिनको मार्कोस भी बोला जाता है। इसमें कई सारे वेटरन हैं, ये अपने बहुत स्किल्ड हैं ये लोग, इलीट, जैसे स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग, मतलब बहुत ही पर्वतारोहण, ये सब कुछ करते हैं ये लोग सभी टेरेन में। तो काफ़ी ये लोग ही तो सिखाएंगे यार दिव्यांगजनों को, और जो है उसके बाद जो है उनकी क्षमता को और उभारेंगे, ठीक। तो ये चीज़ है। इस कार्यक्रम का महत्व जो है यही है कि इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे दिखाना है, और आपके जो हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो उनको एम्पावर करना, सशक्त बनाना है, और इस तरीके से लोगों को बाहर के जो देश हैं वो उनको मतलब ये दर्शाना है कि वो लोग भी अपने आप ही इस तरीके का काम करें। और इससे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है एक जो विजन है कि दिव्यांग, उन्होंने नाम ही इसे रखा था कि भैया कि ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है कि कोई मान लीजिए अंधा है, ठीक, अनफॉर्चुनेटली अंधा है, तो उसके पास मतलब आंखें ना होते हुए भी आपने देखा होगा, आप लोग कहते हैं यार बताओ इतना बिल्कुल नोट सही से गिन लेते हैं, यार बताओ उनको सब कुछ रटा रहता है, तो वो बिल्कुल हमसे ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो उनकी ग्रंथियाँ, उनके सोचना, उनका सेंसेस जो है ज़्यादा जो है बढ़िया काम करते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ इसी पॉजिटिव नोट पे उन्होंने दिव्यांगजन बताया था, नाम रखा था पहले, ठीक। और जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो है उन्होंने परस्यूट करना है, किस तरफ जाना है कि भैया जो उनकी क्षमता है दिव्यांगजनों की, वो किसी तरीके से डिसेबिलिटी की वजह से छुपे नहीं, वो क्षमता को वो लोग पाएं और प्रोडक्टिव बने, और जो है क्षमता को दोहन करने का कार्य हो उसमें, ठीक। और साइमल्टेनियसली ये पोर्ट्रे करते हैं स्किल और हार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस को भी, जो है कि वो लोग किस तरीके से सिर्फ ऐसा नहीं कि बैटल फील्ड पे भी सामाजिक जो है लोगों मतलब सामाजिक न्याय और लोगों को जो है सशक्त बनाने के लिए भी काम करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस, ये भी इसका एक पहलू है, ठीक। समझ में आया? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछ भी सकता है, इससे में आप लोग भी लिख सकते हो, और जो है ये जो है आपका इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि आसाम ने कैटल यानी कि मवेशी संरक्षण प्रिजर्वेशन बिल लेके आए हैं 2021। अपोजिशन बहुत हल्ला हल्ला मचाता रहा, प्रोटेस्ट करता रहा, वॉकआउट भी कर गया, लेकिन ये जो है असेंबली आपकी आसाम ने पास कर दिया, आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021, ठीक। इसमें जो है वही सारी चीज़ें हैं कि भैया विनियमित किया जाएगा कि स्लॉटर करना, ठीक, वध करना, उपभोग कंजम्पशन करना, ट्रांसपोर्ट करना कैटल का, ठीक। इसी एक पिक्चर से सारी चीज़ें एकदम समझा दूंगा 2 मिनट के अंदर, ठीक। जो डिमांड थी यहाँ पे वो सेलेक्ट कमेटी को देने की बात करी जा रही थी, अपोजिशन के द्वारा नहीं मानी गई, तो अपोजिशन वर्कआउट कर गया, बिल पास कर लिया गया। अब देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे कैटल प्रिजर्वेशन
में वही है कि स्लॉटर कंजम्पशन ट्रेड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार, उपभोक्ता और वध करना जो है उसमें मना किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है कि प्रोहिबिट क्या है, स्लॉटर नहीं कर सकते आप काऊ को, गाय को, ठीक, काफ को यानी उसका जो बछड़ा होता है, और जो फीमेल बछड़ा होता है उसको हेफर बोलते हैं, ये ध्यान रखना, हेफर जो लिखा हुआ है आसाम में और इन आसाम। ठीक, और इसके अलावा क्या है कि ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते आप आसाम से या फिर आसाम के थ्रू काऊ, काफ और हेफर। ठीक, इसके अलावा जो सेल है बीफ का या बीफ के प्रोडक्ट का, ठीक, इन एरिया जो जहाँ पर जो है हिंदू रहते हैं, जैन रहते हैं, सिख रहते हैं या फिर नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे सेल वेल नहीं हो सकती है बीफ या बीफ के प्रोडक्ट्स की। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका ये बोला जा रहा है कि सेल और जो है बीफ की या बीफ के प्रोडक्ट की 5 किलोमीटर तक नहीं हो सकती है जहाँ पर आपका टेम्पल हो, सत्र हो। ठीक, अच्छा बताइए ये आसाम में सत्र को किसको बोलते हैं? ठीक, सत्रिया डांस है ना, याद सुना है, उसके बारे में पढ़ो और फिर वहीं से जो है आपको ये भी पता चल जाए कि सत्र क्या है, तो उसको कमेंट में जरूर लिखना। तो 5 किलोमीटर तक आपका टेम्पल, सत्र और कोई हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे भी नहीं हो। ये अच्छा भी है, इससे दंगे वंगे भड़कने के कम जो है चांसेस रहेंगे। और ये है कि कैटल, अब देखिए यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की गई है, बिल्कुल ब्लैंकेट बैन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी मवेशी जो कि काऊ नहीं है, मेल बछड़ा नहीं है, फीमेल बछड़ा नहीं है, हेफर नहीं है और 14 साल से ज़्यादा है। ठीक, और ये देखा गया कि परमानेंटली इनकैपेसिटेड है, मतलब कोई क्षमता उसके अंदर नहीं रही है एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिफॉर्मिटी की वजह से, तो उसको स्लॉटर किया जा सकता है 14 साल से ज़्यादा और काऊ और बछड़ा मेल फीमेल ना हो। ठीक, आपका एक्सीडेंटल हो, आपका जो है कोई कैपेसिटी में नहीं हो तो जो है स्लॉटर करने दिया जा सकता है, लेकिन आपको वेटनरी ऑफिसर जो उस क्षेत्र का है उससे लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ठीक, तो ये वाली बात हो गई कि कहाँ पे अलाउड है और कैसे आपको अलाउ किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें पेनल्टी ये है कि 8 साल तक का, 3 से जो है 8 साल तक का जो है इसमें पनिशमेंट जेल में आपको दिया जा सकता है, 5 लाख का फाइन दिया जा सकता है। अगर कोई जो है व्यक्ति दोबारा करता हुआ पाया जाता है तो ये जो है डबल हो जाएगा, लेकिन 8 साल तो 8 साल रहेगा ना। अगर 3 साल किसी को पहले सजा दी गई थी तो 6 कर दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 8 रहेगा। ठीक, ये वाली चीज़ है और यहीं पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, 5 किलोमीटर सारी तो पिक्चर से बिल्कुल एकदम समझ में आ गया ना, जैसे कहते हैं ना कि अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो वो वाली सारी चीज़ें आपको एक साथ हो जाती है। एक तरीके की पिक्चर क्या है, एक नोट्स को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है। देखिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ चीज़ों को। ठीक, अगर आपने भी उस तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया तो मौज आ जाएगी, बिल्कुल आपको जो है मज़ा आने लगेगा। और हम कोई भी चीज़ तभी करते हैं जब हमको उसमें हो इंटरेस्ट या फिर हमको पता हो कि कौन सी वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक, तो ये 2 चीज़ें अगर हैं तभी हम कोई करते हैं, तो इंटरेस्ट आने लगे तो भी अच्छा है। और इंटरेस्ट ऐसी चीज़ में आ रहा है जो आगे आके आपको ऑफिसर बनाएगा, देश का सब सर्वोच्च, मतलब प्रशासन का जो है किसी ज़िले में सब सर्वोच्च पद आपको दिला सकता है, तो भैया ज़रूर करना चाहिए। ठीक, तो ये है। और इसमें की फीचर्स जो हैं आपके प्रमुख विशेषताएं देखा जाए तो वो सारी चीज़ बताया कि मैंने आपको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो, सेल वेल 5 किलोमीटर तक का दायरे में आप बेच नहीं सकते हो, जो पनिशमेंट है वो 3 लाख से 5 लाख तक का है, 3 साल से 8 साल तक की जो है, अगर कोई दोबारा करता है तो भैया उसका डबल हो जाएगा। ठीक, आज का क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये एक तरीका आज फिर से मैं निकाल रहा हूँ कि पहले मैं बताता था फिर क्वेश्चन पूछता था, आज मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर आपसे जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। तो फिर देखते हैं फिर कैसा आप लोग लिखते हो। और प्लीज़ वहाँ पे आप लोग ग्रुप में ओनली यूपीएससी सर्च कर लेना, वहाँ पे जाके आप लोग एक दूसरे का रिव्यू करो आंसर, वो ज़रूरी है आपको करना। आपको ये भी समझना जरूरी है कि लिखना भी जरूरी है, साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है कि भैया क्या लिखना चाहिए था और कैसे लोग दूसरे लोग लिख रहे हैं। इट ब्रॉडन्स योर होराइजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इफ यू फील एंड थिंक। और एक चीज़ है, जैसे कई लोग से मैंने पूछा भैया प्रीलिम्स आ रहा है कि रोक दें, कई लोग ने हाँ रोक दिए सर बाद में करेंगे, कई लोग ने बोला कि नहीं चालू रखिए। किसी भी केस में आप ये समझ सकते हो कि आंसर तो लिख ही रहे हो, साथ ही साथ नोट्स भी तो बन रहे हैं यार, उठा के रट डाल, इसको रिवाइज कर डालना बाद में, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इतना क्या 15 मिनट नहीं दे सकते हो। तो ये तो बस वही वाली बात है कि अब प्रीलिम्स आ गया तो अब हमें तो आंसर राइटिंग करनी नहीं। अरे प्रीलिम्स तो फिल्टर है भाई एक तरीके का कि कितने लोग सीरियस है, उसके बाद मेंस से ही तो बनेगी रैंकिंग। तो क्या प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो कि मेंस के लिए पढ़ लो, तो दोनों को समेकित करो ना।
इंटरलिंक करके पढ़ो आप भाई। आंसर लिखना तो एक तरीके के नोट्स ही तो हैं आपके, रिवाइज कर लेना, एक बुक बनाओ, मैंने आपको हमेशा कहा है। क्वेश्चन जो है 17 अगस्त का वो है क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के लिए इसका क्या अर्थ है कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है। अब तो कर चुका है, ठीक। गंभीर रूप से विश्लेषण करिए। व्हाट डज इट मीन टू इंडिया दैट तालिबान टेकिंग ओवर द अफगानिस्तान, क्रिटिकली एनालाइज। ठीक, समझ में आ गई। काफ़ी मतलब थोड़ा सा वैसा है ये क्वेश्चन, समझने वाला फिर उसके बाद लिखने वाला है, तो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, ये समझिए। ठीक, जीएस पेपर 3 या फिर जीएस पेपर 2 में भी आईआर में आपको ये वाला मिल जाएगा, सेफ्टी इश्यूज में वहाँ पे आपका जीएस पेपर 3 में, तो दोनों का ओवरलैपिंग रहता है। तालिबान आतंकवादी समूह का इतिहास और उसकी विचारधारा। अभी आपको जो है मालूम है तालिबान अब काबुल तक पहुंच गया। काबुल में उसने अब कह दिया कि अब वॉर ओवर हो गई। अशरफ गनी जो थे वो देश छोड़ के चले गए, तो उन्होंने कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से। अब ये डिपेंड करेगा, अगर कोई हमसे लड़ेगा तो हम उसको मारेंगे, अगर नहीं लड़ेगा तो हम जो है अब अपने तरीके से करेंगे। अब तालिबान जो है ये एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। देखिए यहाँ पे किसी भी धर्म से कोई वो नहीं है, जो तालिबान है जिस उसमें वो रखता है वहीं सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित यहाँ पे बात होगी और किसी भी तरीके की बेवकूफ़ी वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, ना कमेंट में ना कहीं पे भी। ठीक, यहाँ पे सिर्फ ये बात है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इस मिलिटेंट ग्रुप की, और उसकी विचारधारा क्या है। ठीक, तो हिस्ट्री ये है भैया कि तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट्स। ठीक, पश्तो लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। अगर आप देखोगे तो इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यहाँ पे जो है आपका आता है अफगानिस्तान। ठीक, ये एरिया आता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक, आपका ये यहाँ पे पश्तून और यहाँ पे जो है ये पश्तो और ये सब लोग रहते हैं, पश्तून। और ये वाली जो लाइन थी आपकी, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ ने बनाई थी। ठीक, रेडक्लिफ ने मतलब इसको डिमार्केट की थी। और ये वाली जो लाइन है वो उसको बोला जाता है ड्यूरेंड लाइन, तो ड्यूरेंड ने इसको जो है आपका डिमार्केट की थी। ये बात समझ में आ गई। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ कि तालिबान 1994 में उपजा, इमर्ज हो गया एकदम से खैर नहीं हुआ। हुआ क्या कि सदर्न जो अफगानी सिटी है कांदाहार। ठीक, अब देखो अफगानिस्तान काफ़ी बड़ा है, काबुल यहाँ पे कहीं है, तो एक तो नदन से जब अमेरिका भी घुसा था 2001 में, जब 9/11 हुआ था, तो वो भी नॉर्थ की तरफ से हुआ था, नॉर्थ वाले। तो जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है ना, यहाँ पे ये लोग जो है कांदाहार जो सिटी है वहाँ पे लोग उपजे, तो साउथ में इनका थोड़ा सा बोलबाला था। ठीक है, और वहाँ से उपज गए हो गए। अब हुआ क्या, ये उपजे कहाँ से, ये एक फैक्शन थे, सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर क्यों चला, कहानी समझते हैं। यूएसएसआर आया। देखो अफगानिस्तान दुनिया में एक ऐसा जो है स्टेट है, नेशन है, कंट्री है, जो भी समझ लो, जिस पे कोई राज कर नहीं पाया। पहले भी जब भारत पे जब ब्रिटिश का राज था, उस समय भी अफगानिस्तान पे जाके आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अफगानिस्तान में और रशिया और ब्रिटिश का जो साम्राज्य था उसके बीच में बफर जोन माना जाता था। फिर भी ब्रिटिश ने सोचा कि यार इसके ऊपर हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए। साइंटिफिक फ्रंटियर वाली आप लोगों ने पढ़ी होगी फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें ये इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान को चलो कब्जे में लेते हैं। ठीक, और वैसे तो ट्रीटी थी रशिया और ब्रिटेन के बीच में 1907 में हुई भी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि लाओ कर लेते। तो इन्होंने दोस्त मोहम्मद एक थे, उनको जो है हटाकर किसी और अमीर को, किसी और को बिठा दिया, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है अभी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे लोग काफ़ी लड़ाके टाइप के होते हैं और इनको कभी भी बंदिश पसंद नहीं है। ठीक है ना, कोई इनको डिपेंडेंट बना के रखे हो पसंद नहीं। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर से क्या हुआ कि फिर से दोस्त मोहम्मद को ही ब्रिटिश को करना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे समझौता करते हैं, हम आपके ऊपर नहीं करेंगे, आप जो है दोस्त मोहम्मद को ही फिर से बना दीजिए। ठीक, तो ये हुआ। और यही चीज़ हिस्ट्री रिपीट्स अगेन वाली जो कहावत है, यही चीज़ ये हुआ कि यूएसएसआर आए घुसे 1979 में, मेरे ख्याल से जहाँ तक है कि वो यहाँ पे। अच्छा, ये लोग क्यों चाहते हैं अफगानिस्तान में, एक्चुअली अफगानिस्तान को एशिया का चौराहा बोला जाता है, समझना मेरी बात। इसकी इतना सामरिक महत्व है कि अफगानिस्तान पे अगर कोई है, ठीक, कोई किसी का राज्य है, तो वहाँ से जो भी आएगा जाएगा लैंड रूट से, वो अफगानिस्तान से जरूर टकराएगा। तो एक चौराहा बोला जाता है, और यहाँ पे कोई अगर बैठ गया तो वो हर जगह नज़र रख सकता है, हर जगह जा सकता है। इसलिए अफगानिस्तान पे ज़्यादातर लोग, यूएसएसआर भी यहीं सोच के आए थे। जब यूएसएसआर आ गया, और उस समय आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चलता था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। एक एक चीज़ समझते जाना, सुनते आना, फिर उसको बाद में उसको वो कर लेना,
ठीक है, एक बार फिर से देख लेना चाहो तो, लेकिन यहाँ पे देख लिया तो कुछ भी आपको जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। तो जब आपका कोल्ड वॉर चलता था, शीत युद्ध, तो यूएसए ने जब देखा यूएसएसआर घुस गया यहाँ पर, तो यूएसएसआर जो है हारा, वो भी हारा। 1992 में आपको मालूम है जो है यहाँ पे क्या हुआ कि यूएसएसआर विघटित हो गया। 1992 में नहीं, उससे पहले ही हो गया था, 89 या फिर उसके बाद। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ कि कमजोर पड़ गया यूएसएसआर, और यूएसएसआर को यहाँ पे कब्जा तो कर नहीं पाए, अफगानिस्तान में लड़ते ही रहे बस, मतलब वहाँ के लोगों से, ठीक। और वहाँ से वो किससे लड़ रहे थे? मुजाहिदीनों से लड़ रहे थे, ठीक, मुजाहिदीनों से लड़ रहे थे। इसी मुजाहिदीन का ये फैक्शन था तालिबान। इसको जो है यूएसए मदद करता रहा मुजाहिदीन को, किसके खिलाफ? अब यूएसएसआर वापस जा रहा था, ठीक। तो अब सिविल वॉर हो गया वहाँ पे। सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि हमारे ऐसे लोग जो नॉन डिफेंस वाले लोग हैं, वो आपस में, जब ये यूएसएसआर जाने लगा तो लोगों को ये हौड़ मच गई कि भैया हम गद्दी पे बैठेंगे, हम गद्दी पे बैठेंगे, हमारा ही बैठेगा। तो मुजाहिदीनों का एक फैक्शन जो है, मुजाहिदीन लड़ रहे थे इनसे, यूएसएसआर से, सोवियत फोर्सेस से, तो इन्हीं के अंदर से एक फैक्शन निकला जिसका नाम बना तालिबान स्टूडेंट्स नाम से। और इसको यूएसए ने ही बनाया, यूएसए ने ही इसको हेल्प करी, और यूएसए ने ही औजार, सब कुछ, कारतूस बारूद दिया। हालांकि यही होता है कि शैतान को पालोगे तो शैतान ही पलट के आपको खा लेगा, जो कि आपको 9/11 में देखने को मिला। बाद में क्या हुआ कि क्योंकि अब तालिबान, इनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न से जो है नफरत करना, ठीक, कि वो किसी न किसी तरीके से इस्लाम को दबाते हैं, और जो है विमेंस को जो है काफ़ी ज़्यादा वो करना। अब यूएसए से जो है ज़्यादा बोलने लगे कि हम नहीं, हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। तालिबान ने कहा भाई क्या फालतू बातें कर रहे हो यार, हम डेमोक्रेसी जानते नहीं, हमें तो जो है इस्लामिक स्टेट बनाना है, और हमें यहाँ पे शारिया का काफ़ी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला रूल बना, वो करना है, मतलब रूल यहाँ पे लागू करना है। तो ये वाली चीज़ थी। 2 साल के बाद में ही, मतलब 2 साल में ही तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया। 1996 में इस्लामिक इमिरात यहाँ पे बनाने की बात कर दी। इन्होंने जो इस्लामिक लॉ है उसका काफ़ी हार्श इंटरप्रिटेशन निकाला, ठीक। लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, अपनी अपनी सोच और पढ़ाई के अनुसार। तो उन्होंने मुजाहिदीन जो ग्रुप से उसको रिट्रीट कर दिया गया नॉर्थ ऑफ द कंट्री में, ठीक, उनको नॉर्थ चला गया जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। और जो है ये पूरा फिर इन्होंने कब्जा किया, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करी 1996 में। अब 2-5 साल ही हुए थे, इन्होंने क्या किया, यूएसए से औजार लिए, सब कुछ लिए, यूएसए ने इनकी मदद की, उनको कहा बहुत बढ़िया, हमारे लोग बैठ गए। लेकिन फिर वही हुआ, अलकायदा आप लोग को पता है, जिसके कि जो है आपके ओसामा जी थे, आपके ओसामा जो था वो उसका लीडर था। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान का ही था। अच्छा, कोई बता सकता है ओसामा कहाँ का था वाकई में? ठीक, वैसे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये अफ्रीका से थे, ठीक है ना, नहीं सॉरी, वेस्ट एशिया से थे, अफगानिस्तान से नहीं थे, सॉरी, ठीक। तो ये अलकायदा को इन्होंने मदद देते रहे और यूएस के खिलाफ जो है काम करने लगे। और जब भैया 2001 में जब इनके ऊपर अटैक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन और कई जगह हमले हुए, हवाई हमले, तो फिर यूएस घुसा, और ये फिर नॉर्थ से ही घुसा। क्यों? क्योंकि मुजाहिदीनों को घुसा, इन्होंने भगा दिया था ना नॉर्थ में, तो नॉर्थ से ही घुसा, काबुल से, और फिर वहाँ पे यूएस स्ट्राइक, मतलब की हेल्प मिलती रही एयर स्ट्राइक से, और फिर तालिबान से यूएसए की लड़ाई चल गई, ठीक। 20 साल तक चली। जब यूएसए घुसा तब तालिबान जो है चितर बितर होके रिमोट एरियाज में जाके छुप गया। 20 साल तक लड़ता रहा, यूएसए भी जो है उसको दबाता रहा, जो इतना भी उसने कोशिश की, दुनिया की टेक्नोलॉजी सब लगा ली। लेकिन जब ट्रम्प था तब इन्होंने तालिबान से बात भी करने चाहा। यूएई में इनके जो है ऑफिस भी है तालिबान का, आराम से सब लोग बात भी कर रहे थे। और जब जैसे ट्रम्प चला गया, जो है यूएसए की कुछ टुकड़ियां, हालांकि ये कि वहाँ से हट जाएगी यूएसए, 2014 से मैं ये पढ़ता आ रहा हूँ कि निकलना, लेकिन फाइनली अब जब बिडेन बन गए तो उन्होंने चुपके से भाग लिए वहाँ से, ठीक है, चुपके से भाग लिए, एकदम से अपने निकाल लिए। और जैसे ये मौका मिला, और इन्होंने ऐसा नहीं, यूएसए ने जब इनको हरा दिया था तो तालिबान से लड़ने के लिए अफगान की खुद की फोर्सेस, अफगान की खुद के लोगों की जो है सरकार ये सब बनाने की कोशिश की कि भैया हम चले जाएंगे तो ये लोग खुद से कर लेंगे। पूरी अफगान की फोर्सेस को ट्रेन वेन किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2 हफ्ते के अंदर तालिबान वो जो मेल्ट होके रिमोट एरिया से चले गए, तो फिर से वो दानव खड़ा हो गया और जो है सबको निगल गया। सारे लैंड बॉर्डर जो है उसने कब्जे में कर लिए, चाहे किसी भी देश से हो, और किसी को जाने का वो नहीं दिया। भैया अफगानिस्तान के जो अशरफ गनी जी जो थे, हेड थे, उनको सिर्फ हवाई रास्ता बचा था, ठीक। यूएसए के जो लोग भी बचे सब हवाई रास्ते, प्लेन से ही भाग पाए।
और सिंपली जो है अफगानिस्तान अशरफ गनी जी को भी भागना पड़ा। ठीक है, अब रशिया जब मैं बना रहा था तो पढ़ रहा था, रशिया बोल रहा था, क्योंकि रशिया थोड़ा चिढ़ा रहता था इनसे कि ये भैया 4 जो है कार कैश लेके भागे हैं और वो सारी बात थी। खैर, तो तालिबान का जो फाउंडर था, ओरिजिनल लीडर था, उसका नाम था मुल्ला मोहम्मद ओमार। ठीक, और ये तालिबान जो है हाइडिंग में चले गए थे, छुप गए थे जब तालिबान को हटा दिया गया था। बहुत सीक्रेटिव रहता था, इसके कहाँ पे कहाँ क्या है कुछ पता नहीं चलता। 2013 में जब 2 साल बाद जब मर गए तो उनके 2 साल के बाद पता चला कि ये मर चुके हैं। तालिबान की आइडियोलॉजी जो है बहुत ही एंशियंट है, बहुत ही शारिया लॉ जो है उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्जन है। विमेन को कोई भी आज़ादी नहीं है, ना पढ़ने की ना वर्क करने की, सिर्फ घर में रहो और पर्दे में रहो, वो वाली चीज़ है। और बाहर भी निकलना तो मेल गार्जियन से के साथ होगा। पब्लिक एग्जीक्यूशन होंगे, मतलब कि चौराहे पे टांग के काट देंगे, गला रेत देंगे। फ्लॉगिंग होगी, मतलब कोड़े से बरसाए जाएंगे। वेस्टर्न फिल्म बुक्स सब बैन, वेस्टर्न से तो बहुत नफरत करते हैं। कल्चरल आर्टिफैक्ट, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गांधार में जो है आपका एक बुद्धा जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, वो सब तोड़ टाट डाली थी इन्होंने, बहुत पुरानी थी सब। और जो भी कल्चरल आर्टिफैक्ट होते हैं, सांस्कृतिक जो ये आपकी कलाकृति होती हैं, उनको तो ब्लास्फेमस मानते हैं इस्लाम के तहत। ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तालिबान जो है वो ये चाहता है कि इस्लामिक का जेन्युइन सिस्टम बने। ठीक है ना, और इसी साल इन्होंने ये चीज़ बताई थी, जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम बनाने की बात करते हैं अफगानिस्तान में, जहाँ पे प्रोविजंस होंगे वीमेंस के लिए, अल्पसंख्यक के जो है राइट्स होंगे, कल्चरल ट्रेडिशन और रिलीजियस रूल्स होंगे, ये सारी बातें हैं। खैर, देखते हैं। जैसे जो शैतान होता है, शैतान को आप कितना भी उसका, मैं कहता हूँ कि माइल्ड रूप देख लो, लेकिन शैतान तो शैतान रहता है, वो अपना जो है ज़रूर दिखाता है। इसलिए तालिबान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है देखा जाए तो 4 कंट्री ही सिर्फ देते हैं, उसमें से पाकिस्तान भैया भी हमारे हैं, वो बिल्कुल देते हैं। और अब जो है सिस्टम ये है कि पहले तो पाकिस्तान, जब अफ़गानिस्तान तो था तो इधर से भी इसको दिक्कत थी और इंडिया से तो दिक्कत है ही है। ठीक है, हालांकि इंडिया खुद से कुछ नहीं कहता है, लेकिन पाकिस्तानी जुटा रहता है कि किसी तरीके से, जैसे वो वाली बात है ना, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में तो हमेशा पिटता रहा है, तो किसी तरीके से ऐसे टेररिस्ट अटैक करते रहो। तो अब क्या है कि अफ़गानिस्तान में भी तालिबान आ गया, तो अब यहाँ से पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगी और वो सारी इधर ले आएगी। तो ये एक बड़ा खतरा है इंडिया के लिए, और हमारा जो है क्वेश्चन इसी से संबंधित है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज़ कर रखा था, आपका यूनाइटेड नेशन में इसकी काफ़ी निंदा होती रही है, और चाइना भी इसको जो है एक तरीके से लेजिटिमेट तालिबान को मानती है। तो ये वाला पूरा जो है हमारा आज का टॉपिक था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें टाइम लगा है, लेकिन इसको अगर आपने कर लिया अच्छे से, फिर आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर होती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिएगा। ठीक, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट जो है अमेंडमेंट रूल लाया गया, 2016 में पहले आए थे, अब उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लेके आया है 2021 वाला रूल। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है पोल्यूशन का, कैसे फैलाता है प्लास्टिक। सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है ना, जो आप लोग कहते होंगे, जैसे हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि पन्नी हो गई, कोई मोमिया बोलता है गांव में हमारे यहाँ। ठीक है, और जो है ये प्लास्टिक हो गया, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं सिंगल यूज़ वाली, बस यूज़ किया फिर फेंक दिया, ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूट करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है, खुद से टूटता नहीं है। अगर आप इसको जो है जलाकर, तो ये हवा में आपका पोल्यूशन कर देगा। अगर आप, क्योंकि जिससे बनता है वो सब टॉक्सिक मेटल होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, और जब वो जलते हैं, जैसे टूटते हैं, तो आपका जो है पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, पानी को, और हमारे फूड को भी। तो इसलिए प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ही बड़ा खतरा है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें काम कर रहा है कि किसी तरीके से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ख़त्म किया जाए, और इसके लिए जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक टारगेट ईयर भी ले रखा है। वो टारगेट ईयर क्या है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और चौथा जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली हुई थी 2019 वाली, उसमें इंडिया ने बोला भी था कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है बैन करेंगे, और ग्लोबल कम्युनिटी को भी इसके लिए वर्क करना चाहिए। अडॉप्ट भी हो गया था ये रेजोल्यूशन, UNEA 4 बोला जाता है इसे। ठीक, 4th यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली 2019 में। तो ये चीज़ है क्लीनिंग अप। अब देखिए 1 जुलाई 2022 से
प्लास्टिक के आइटम जो हैं जो कंप्लीटली बैन होने वाले हैं 1 जुलाई 2022 अगले साल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो कान साफ करने के लिए ईयरबड्स होता है, उसमें प्लास्टिक की स्टिक होती है, प्लास्टिक की स्टिक होती है बैलून के साथ में, प्लास्टिक के फ्लैग होते हैं, पॉलीस्टीरीन थर्माकोल होता है, तो वो जो है आपका डेकोरेशन प्लेट ये सब कुछ बंद हो जाएगा। सिगरेट के पैकेट ये तो बंद ही हो जाना चाहिए, रैपिंग स्ट्रॉ ट्रे ये सारी चीज़ें तो ये सब बंद हो जाएंगे 1 जुलाई 2022 से। हाँ ठीक। और प्लास्टिक जो है अब थिकर हो जाएगा 30 सितंबर इस साल 2021 से। अभी क्या वैसे अलाउड है 50 माइक्रोन, इसको बढ़ा के 75 कर दिया जाएगा। ठीक। और आपका दिसंबर 31 2022 से, ठीक है, दिसंबर 31 2022 से ये 150 होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो 100 नहीं 150 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए माइक्रोन से ज़्यादा हो जाएगा ये पन्नी, तो एक तो ये आपका क्या है कि महंगी हो जाएगी। तो लोग प्लास्टिक को मत यूज़ करो यार, जूट के कपड़ों के थैले बनाओ, उसको यूज़ करो। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, टेक्नोलॉजी जब प्लास्टिक आया था ना तो उसको बून कहा जा रहा था, भैया आविष्कार हो गया, मतलब ऐसी चीज़ मिल गई ना पानी में सड़ती है ना खूब सस्ती भी है, बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब टेक्नोलॉजी बोला गया तो वाह क्या बात है। लेकिन जो है जैसे टेक्नोलॉजी बोला जाता है कि दो धारी तलवार है, टेक्नोलॉजी इज़ ए ट्यून एज सोर्ड, तो उसी तरीके से देखा गया कि अब इसको जो है बेन माना जाता है, बेन, ठीक है ना, कि इसको भैया बैन किया जाए किसी तरीके से, बेन। तो ये चीज़ है प्लास्टिक वेस्ट। अगर भारत में देखा जाए तो कुछ आंकड़े यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने रिपोर्ट निकाली थी 2018-19 में। इसने बताया था कि करीबन 33 लाख मैट्रिक टन जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है इंडिया में हर साल और हुआ था। और जो टोटल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, अपशिष्ट जो होता है सॉलिड वाला जनरेशन होता है, वो करीबन होता है 55 से 65 मिलियन टन, जिसमें से प्लास्टिक वेस्ट जो है 5 से 6% होता है। ठीक। कंट्री का गोवा दुनिया में इंडिया में हाईएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है 60 ग्राम पर कैपिटा पर डे गोवा में। अब आप जाओ बीच बीच पे यार, लोग प्लास्टिक फेंकते रहते हैं यार, बहुत मतलब तमीज़ ही नहीं है लोगों को थोड़ा बहुत। अब इस पे जो है मैं तो कहता हूँ इनको जो है पकड़ के जो है गोवा से हमेशा बैन कर देना चाहिए। गोवा से क्या, किसी टूरिस्ट में जो है इनका आधार कार्ड पे हो जाना चाहिए, जैसे ये लगाएं इनको वहाँ का टिकट मिले ही ना। ठीक है। तो इस तरीके की पॉल्यूशन जो है अगर करते हैं तो और दिल्ली से भी डबल है, गोवा सबसे ज़्यादा है इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने में, पर कैपिटा 60 ग्राम। की हाईलाइट जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के वो देख लेते हैं। अब ये 50 माइक्रोन से बढ़ा के 75 माइक्रोन हो जाएगा 30 सितंबर 2021 इसी साल, और 2022 के दिसंबर 31 यानी कि 2023 जब शुरुआत होगा तो 120 माइक्रोन के ऊपर ही, सॉरी 150 मैंने क्या बोल दिया था क्या ऊपर, तो वो 120 होगा, 120 माइक्रोन के ऊपर ही जो है आपको मोमी या पन्नी या जो भी है सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक मिलेगी। सिंगल यूज़ तो नहीं है बोलेंगे उसे। आपका ये चीज़ 12 अगस्त को बताई गई थी, और बैन जो है कई सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, और अब जो है आपका ये 1 जुलाई से ये सारी चीज़ें 2022 से बंद हो जाएंगी। प्लास्टिक पैकेज जो वेस्ट होता है वो उनको कलेक्ट करके मैनेज करके इन्वायरमेंट पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल वे में उनको हमें जो है मैनेजमेंट करना है। एक जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, जैसे कि जो लोग ये बना रहे हैं प्लास्टिक, उनके ऊपर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए जैसे किसी ने बनाया तो वो वाला जो प्रोडक्ट है जब वो ख़राब हो जाएगा तो क्या है कि प्रोड्यूसर खुद की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंडेड, कि उसको जो है कम पैसे में या फिर कुछ वापस करने पे उसके पैसे वापस जो है कंज्यूमर को दे दे, ताकि लोग प्रोत्साहित हों कि हाँ भैया इधर उधर ना फेंकें। ठीक। इम्पोर्टर ब्रांड ओनर इनके ऊपर जो है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी। ठीक। टेक्नोलॉजी एज ट्यून एज सोर्ड, इस पे ऐसे भी आ सकता है। ठीक। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी प्रावधान जो है 2016 में आए थे। अब देखो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 के, इसमें मैन्युफैक्चर करना, इंपोर्ट करना, स्टॉक करके रख लेना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, यूज़ और कैरी करना बैग्स, प्लास्टिक शीट जो कि 50 माइक्रोन से कम है, ये जो है ठीक नहीं है। ठीक। इसको मना करता है। और जो है 2021-2016 रूल का अमेंडमेंट है। इम्प्लीमेंटिंग जो कार्यान्वित करेगा इस स्कीम को, इस रूल्स को, वो है CPCB और स्टेट के पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी करेगा, स्टेट के भी करेंगे। और ये लोग मॉनिटर करेंगे कि भैया बैन जो लगाया जा रहा है वो ठीक तरीके से जो है लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वॉलेटर जो उल्लंघन कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, चिन्हित करेगा, साथ ही साथ पेनल्टी भी लगाएगा। किसके अंतर्गत?
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ध्यान रखना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो है पेनल्टी लगाई जाएगी, रूल्स के अंतर्गत नहीं। ध्यान रखना, ये चीज़ यही जो है खेला खेल जाएगा वो लोग, ठीक। वो ऑप्शन में एनवायरनमेंट भी होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है इसको नहीं मारोगे। रीज़न क्या है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो है आपका, वो एक बार यूज़ किया जाता है फिर फेंक दिया जाता है, रिसाइकल नहीं होता है, ठीक। आपका चीप है, कन्वीनियंट है, तो इसको जो है रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल है। 100 ऑफ ईयर्स तक ये डिसइंटीग्रेट होता है, विघटित हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा जो है इसको टाइम लगता है। ब्रेक डाउन होते समय टॉक्सिक केमिकल ये हवा में, पानी में, खाद में, इन सब में छोड़ देता है। और पोल्यूशन जो है आपका काफ़ी ये बड़ा जो है मतलब ये बन गया है खतरा प्लास्टिक के द्वारा, और सभी कंट्रियों के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। और गवर्नमेंट ने और भी कई सारे जो है वो कर रखे हैं, जैसे इस साल 2021 में इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 का एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें कि स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हैं, स्टार्टअप के हैं, वो आए स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, कुछ बताएं आइडिया, कुछ लाएं, बढ़िया सोल्यूशन लाएं, और उसको जो है फिर जो है किया जा सके, जो है लाया जा सके इस पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहा है उससे उसको निपटने के लिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ हो गई। और इसी के साथ में हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन में, जिसका नाम है कॉमन गाइस से। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप्स प्रीलिम्स के वाले, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या टिप्स, क्या ट्रिक्स और क्या एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ देखते हैं। देखिए अभी एक चीज़ आई, पार्टीशन हॉरर्स, आपका रिमेम्बरेंस डे, ठीक। तो ये जो है मोदी जी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया, बताया कि हम 14 अगस्त को जो है अब पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मानेंगे। ये बिल्कुल सही है, और इस दिन को इसलिए हम ऑब्जर्व करेंगे हर साल, क्योंकि इससे पता चलेगा कि क्या भैया कठिनाइयाँ, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस हमारे कई सारे लाखों लोगों ने किए जब वो डिस्प्लेस हो गए, और पार्टीशन की वजह से उनकी जो है जानें भी चली गई। गदर पिक्चर बनी थी, आप लोग देख सकते हैं एक बार, ठीक। और इसमें इसका एम ये है कि बहुत ही पॉजिटिव एम है, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, कि इंडियंस को रिमाइंड कराना कि जो है सोशल डिवीज़न और डिसहार्मनी, सामाजिक विभाजन और वैमनस्य जो है उसको दूर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रिलीजन के नाम पे भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीनों ही स्टेटमेंट एकदम खरे सोने की तरह जो है सही है। और इसमें जो है पार्टीशन के द्वारा के टाइम पे जो है 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए थे रिलीजियस नाम मतलब धार्मिक आधार पर, और रिफ्यूजी क्राइसिस हो गई थी इंडिया पाकिस्तान में, और लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था। अल्टीमेटली जो है हमारा ऐसा एटमॉस्फेयर बना के गया है ये पार्टीशन, जिसका आज तक हम लोग इंडिया पाकिस्तान जो है दोनों लोग ही भुगत रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान, इंडिया तो सुधरा हुआ था हमेशा, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा, पाकिस्तान को पता नहीं क्या चाहिए। तो ये वाली बात है। अच्छा, ये इन सब के पीछे एक कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, कि जब हमारा ये होना था आपका पार्टीशन, ठीक, और स्वतंत्रता मिल रही थी, तो 14 अगस्त और 15 अगस्त 2 अलग अलग डेट पता क्यों रखी गई? क्योंकि एक ही बंदा बच्चा था, जो कि उसमें कोई हमारी कोई सरकार तो थी नहीं, कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भाई साहब को दोनों जगह अटेंड करना था फंक्शन, तो अलग अलग दिन रखा गया। पहले 15 को ही था, दोनों लोग आज़ाद होने वाले थे, ठीक, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन तो उनको जो है दोनों जगह रहना था, तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को पहले निपटा देते हैं, फिर जो है असली प्लेयर के पास जाएंगे 15, तो इनकी वजह से रखा गया। और लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस जानते क्यों रखा था? आपको सोच के कि हम लोग आज इसको मनाते हैं, इस दिन को, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त इसलिए चुना था, इन्होंने चुना था, हमने नहीं चुना था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं चुना था, क्योंकि इसी दिन वो दिन था जब जापान ने यूएसए के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। तो इसलिए जो है चूज की गई थी वाली डेट। और सबसे बड़ी बात, जो ये मुद्दा जब पार्टीशन हुआ तो इतना जो है हाहाकार क्यों मचा, क्यों हुआ ये इतना जो है वायलेंस? वो इसलिए हुआ कि जो रेडक्लिफ भैया थे, पहली बात तो ये मैपिंग, कार्टोग्राफी, इनको कोई ज्ञान था नहीं, ठीक। इनको कहा गया कि तुम लाइन खींचो, डिमार्केट करो, बाउंड्री करो, इनको कुछ समझ में आया नहीं, सब जो है उथल पुथल हो गया मामला। इन्होंने 14 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, जो इन्होंने डिमार्केशन डेट, जो डिमार्केशन लाइन और बाउंड्री जो बताई, वो बताई 16 अगस्त को। तो ये 14 15 को ये सब हो रहा है, तो क्या होगा? यही सब होगा। तो इसका कारण ये भी है, रेडक्लिफ जी भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको किताबों में शायद ना मिले, लेकिन ये सच्चाई है, और इसको आप लोग जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0, ठीक, इससे संबंधित जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब देखिए, नेशन वाइड आप लोग को पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं 75वां जो है इंडियन इंडिपेंडेंस का। तो उसी में नेशन वाइड प्रोग्राम फिट इंडिया फ्रीडम रन
2.0 चालू किया गया। एकदम सही है ये। और ये 750 डिस्ट्रिक्ट में 75, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 विलेज को लेके ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपका पूरे कंट्री में। आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। देखिए सारे स्टेटमेंट तो इसमें सही हैं, सिर्फ ये मोदी जी ने नहीं, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इसको ए को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बताई गई है कि एक्टिविटीज़ में यही है कि नेशनल एंथम और प्लेज लोगों को दिलाना, ठीक, शपथ लेना, राष्ट्रगान प्रस्तुत करना, फ्रीडम रन करना, कल्चरल फंक्शन करना वेन्यू पे, अवेयरनेस आप जो है जागरूकता लाना, यूथ वॉलंटियर्स के अंतर्गत अंदर, ठीक, युवा के अंदर पार्टिसिपेट उनको कराना। और इसका जो एम है वो है जन भागीदारी से जन आंदोलन। ठीक, फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का एम है जन भागीदारी से जन आंदोलन। अगर ये पूछ ले स्लोगन किससे है तो फिट इंडिया फ्रीडम रन से संबंधित है। फिट इंडिया मूवमेंट आपका जो है 29 अगस्त 2019 को चालू किया गया था। अच्छा, 29 अगस्त को होता क्या है ये बताइए, कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? उस दिन को चालू किया गया था। और ये मतलब ये है कि जो फिटनेस है वो इंटीग्रल पार्ट बन जाना चाहिए हर किसी के लाइफ का। मतलब आप लोग जैसे रोज पढ़िए, करिए, सब कुछ करो, लेकिन आधा घंटा मिनिमम जो है वॉक करिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, जोड़ों को अपने खोलिए, मतलब करना चाहिए। तो ये इंटीग्रल पार्ट बनना चाहिए फिटनेस। और साथ ही साथ एक बिहेवियरल चेंज लाना चाहिए, व्यवहार में चेंज लाना चाहिए, और फिजिकली भी एक्टिव होना चाहिए हमें अपने लाइफस्टाइल में। इसी के साथ में आज बहुत ही ज़्यादा जो है बेहतरीन हम लोग ने जो है काफ़ी चीज़ें सीखी। जो मुझे लगता है कि इसके लिए टाइम भी लगा हो तो कोई बात नहीं, कई लोग आगे बोलते हैं सर इसको क्रिस्प बनाइए, इसको जो है कम करिए। देखिए ऐसा है कि एक वन साइज फिट ऑल यहाँ पे रूल नहीं है। बस मेन चीज़ मेरा है कि आपने ये वाली चीज़ अगर पढ़ ली तो जो मेरी मेहनत है 10-11 घंटे की वो यहाँ पे सफल हो जाती है। और आपको जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रस्तुत करके मैं सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करने के चक्कर में कभी कभार टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो प्लीज़ जो है उसको पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करके जोड़िए, ताकि हमारा मिशन जो सिलेक्शन कराने का है आप लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पूरा हो सके, आपका पूरा हो सके। तो आपको फिर से बताना चाहता हूँ, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8560000530 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।